कोई एमएसएमईज रहती है वो कहती है हम अभी हमारा घाटा हो गया, अभी हमारा बहुत नुकसान हो गया, तो वो या तो एम्प्लॉइज को निकाल देते हैं। अभी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स होती है वो तो ऐसे 10,000 को निकाल दिया, आज 5,000 को निकाल दिया, हम पेपर्स में पढ़ते हैं। इन एनी बिजनेस देयर आर 3M। एक होता है मशीन, एक होता है मनी और एक होता है मैन पावर। जब भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं कंपनी का मीनिंग ही है ग्रुप ऑफ पीपल। सिंगल पर्सन कोई कंपनी नहीं होती, सिंगल पर्सन वो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज है। तो सिंगल एम्प्लॉयमेंट जो है वो बिजनेस है, वो कंपनी है। डैम की बात जो आपने बताई ना, वो आप जरूर सब लोग नोट कर लीजिए कि ये एक डैम ऐसे बना के रखना चाहिए कि जब हमारा स्लैक पीरियड, बिजनेस कोई भी हो, कुछ ना कुछ कभी ना कभी वो स्लैक पीरियड साल में एक बार तो आता है, तो उसके लिए हमने पहले की तैयारी करके रखी। मेरे इस चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है एमएसएमई एम्प्लॉय नर्चर एंड कल्चर। मैं नैना नाइक, नया लक्ष्य एचआर मैनेजमेंट की डायरेक्टर। ये यूट्यूब चैनल हमने इसीलिए शुरू किया है कि एमएसएमई को एचआर के बारे में पता चले। ह्यूमन रिसोर्स जो कि बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है हर कंपनी का, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तो इनको जो अपनी एचआर रिसोर्सेस है उनके लिए हमें क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और उनके साथ काम करते हुए क्या चुनौतियां आती है, इन सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे जो पहले वाले आपने देखे होंगे कुछ वीडियोस हैं जिसमें हमने डायरेक्टली ट्रेनिंग ही दे दी है कि हर एक विषय को लेके एक एक ट्रेनिंग रखा हुआ है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप आपके कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट अगर सेटअप करना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर वीडियोस को भी अगर आप हर रोज देखेंगे तो आपका एचआर डिपार्टमेंट आप खुद ही बना सकते हैं। ये इतना इजी है। बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनमें तो एचआर डिपार्टमेंट रहता है, उनके पास एचआर की पूरी टीम रहती है जो कि उनके एम्प्लॉयज की देखभाल करती है। बहुत बार मैंने सुना है कि एचआर कंसल्टेंट या एचआर मतलब जो रिक्रूटमेंट करते हैं, ऑफ कोर्स रिक्रूटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन रिक्रूटमेंट होने के बाद में जो एम्प्लॉयज का पूरा लाइफ साइकिल है उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें जो दिक्कतें आती है, उसमें जो हमारे बहुत सारे सवाल आते हैं, तो उनको कौन जवाब देगा। तो जो एमएसएमई है इनको, इनके पास पूरे 8 घंटे के लिए एचआर के लिए काम ही नहीं है, या फिर ऐसा कहा जाए कि अगर कोई एचआर एक्सपर्ट रखे तो इतना जो कहते हैं ना कि इतना उनको सैलरीज दे के रखने जितना काम नहीं है। एक बार ये सेटअप ठीक से हो जाए, उसको चलाने वाले आप लोग ही हैं, आप जो ओनर है या फिर आप जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, यही एचआर का काम करते हैं, क्योंकि एचआर का जो काम है वो है उनकी देखभाल करना, साइकोलॉजिकली उनकी जो नीड्स है वो समझना। तो इसी प्रयास में हमने ये पॉडकास्ट शुरू किए हुए हैं और आज का जो सब्जेक्ट है वो है जो फाइनेंशियल जो चैलेंजेस आते हैं एमएसएमई को, उनको चाहिए, उनको लगता है कि मैं मेरे एम्प्लॉयज़ को खुश रखूं, उनको चाहिए कि मैं मेरे एम्प्लॉयज़ को अच्छी अच्छी सैलरीज दूं, उनको चाहिए कि अदर बेनिफिट्स पर्क्स दूं, लेकिन होता है कभी कभी कि एमएसएमईज के पास बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि वो टैकल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सारे सवाल हमको हमारे यूट्यूब के क्वेश्चंस में, चैट में आए हैं कि इसको कैसे हैंडल करें, आप इसका जवाब दीजिए। तो इसलिए हमने बुलाया है ऐसे एक्सपर्ट को जो इस पे आपको ठीक तरह से गाइड करे। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, आप जरूर आपका नोटपैड और पेन लेके बैठिए, जो भी आपको अच्छा लगे ऐसे पॉइंट्स को नोट कीजिए और मुझे आपकी सहायता करने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ मिस्टर श्याम कई को। नमस्ते सर। नमस्ते। श्याम सर जो है वो बिजनेस कोच एंड स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट है। उनकी अपनी विनफिन कंसल्टेंसी की उनकी कंपनी है, वो खुद डायरेक्टर है। शुरू करने से पहले, आगे जाने से पहले सर मैं चाहूंगी आप आपकी कंसल्टेंसी के बारे में हमको जरूर बताएं। श्योर। विनफिन कंसल्टेंसी एक एलएलपी फर्म है हमारी जी। मैं लास्ट 30 इयर्स से कंसल्टेंसी बिजनेस में हूँ। ऐसा तो मेरा बिजनेस का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 42 इयर्स का है। बिफोर कंसल्टिंग मैंने कुछ बिजनेसेस किए हुए हैं, रिटेलिंग बिजनेसेस से लेके होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, इस तरह के बिजनेस मैंने किए हुए हैं। और वो बिजनेस करते हुए कुछ एक्सपीरियंस जो मुझे आया है, सो आई एम फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। सो फर्स्ट जनरेशन एमएसएमईज में जब भी होता है तो क्या इश्यूज आते हैं ये मैंने
बहुत करीब से फेस की है। और जब भी मैंने उसमें से जो मैंने कुछ नुकसान किए, कुछ चैलेंजेस फेस किए, उसमें से बाहर निकलते निकलते मैंने बहुत सारा लर्निंग करना शुरू कर दिया था मेरे करियर की शुरुआत में। और उस लर्निंग में मुझे पता चला कि बिजनेस करना जो चीज़ है, हम लोग जनरली एमएसएमईज क्या करते हैं, उनके पास कोई टेक्निकल नॉलेज होता है, उसी नॉलेज को लेके वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई टीवी रिपेयरिंग जानता है तो वो टीवी रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू करता है, कोई ब्यूटिशियन का काम जानता है तो ब्यूटिशियन का बिजनेस शुरू करता है, कोई कुक है तो होटल शुरू करता है। सो एक उनका टेक्निकल स्किल है जिसको लेके वो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन बिजनेस करना जो कला है वो है फाइनेंस को मैनेज करना। ये मैंने बहुत करीब से देखा है। जिसे फाइनेंस मैनेज करने के लिए आ गया उसको कोई भी बिजनेस कर सकता है। अच्छा। फिर मुझे उसको आना चाहिए वो बिजनेस या नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन उसको फाइनेंस मैनेज करने के लिए आना चाहिए। सो मैं लास्ट 30 ईयर्स से बहुत सारे एमएसएमईज के साथ काम कर चुका हूँ, अभी भी मैं कर ही रहा हूँ। और बहुत सारे लोग मेरे पास अलग अलग चैलेंजेस लेके आते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, फाइनेंस मैनेज नहीं होता है, इनडिसिप्लिन होता है, इसकी वजह से बहुत सारा बजट गड़बड़ हो जाता है और बहुत कुछ चीज़ें जो उनको करनी है लाइफ में वो हो नहीं पाती। सो एज अ कंसल्टेंट मैं उनको स्ट्रेटजीज डेवलप करके देता हूँ और गाइड करता हूँ कि आगे कैसा चलना है। कुछ सर्विसेज भी हमारी चलती है उस रिलेटेड, जो उनको अगर मतलब फोर्सफुली कुछ डिसिप्लिन डालना पड़ता है तो उसके लिए कुछ सपोर्ट लगते हैं, तो वो भी हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। ग्रेट टू नो अबाउट योर कंपनी। और आपके जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया काम है मुझसे। कि आजकल ऐसा कोई नहीं है कि जो कोई हाथ पकड़ के बताए कि भाई चलो ऐसा नहीं ऐसा करो तो आपका बिजनेस ठीक चलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम सर आप कर रहे हैं। तो एचआर के बारे में बताने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इन एनी बिजनेस देयर आर 3 M। एक होता है मशीन, एक होता है मनी और एक होता है मैन पावर। तो मशीनें जो है हम कहीं से भी ला सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं या फिर खरीद भी सकते हैं। फाइनेंस जैसे आप उसमें मास्टर है ऑफ कोर्स, तो उसमें मैंने देखा है कि भाई आप लोन ले सकते हो या सीसी ले सकते हो बैंक से वगैरह वगैरह और मैनेज कर सकते हो। ऑफ कोर्स उसका मैनेज करना ही एक अलग बात है जिसमें आप बिजनेस कंसल्टेंसी करते हैं सर। लेकिन मैन पावर एक ऐसी चीज है ना कि उसको मैनेज करना है, मतलब उनका साइकोलॉजी के साथ आपको उनके बिहेवियर के साथ आपको डील करना होता है। तो ये आप कहीं से भी सीख के नहीं आ सकते, क्योंकि आपके पास जितनी मैन पावर आ रही है वो मैन पावर अलग अलग परिस्थितियों से, अलग अलग घरों से, अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से, अलग अलग माइंड सेट से आती है। तो जो लोग आपके पास आते हैं, जो लोग आपके पास बिजनेस में आते हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आप अगर आपके एम्प्लॉइज को हेल्प करेंगे तो एम्प्लॉइज आपके ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो आज का पूरा जो डिस्कशन सर है वो इसी बात को लेकर है कि ऐसी क्या बिजनेस की आइडियाज लगाए या स्ट्रेटेजीज करे कि आपका बिजनेस के जितने भी प्रॉब्लम्स है, हाँ, तो वो एम्प्लॉइज को प्रॉब्लम ना करे या एम्प्लॉइज को नर्चर करे। क्योंकि अपने पॉडकास्ट का सब्जेक्ट ही है एमएसएमई, एम्प्लॉइज नर्चर एंड कल्चर। तो इस दिशा में हम बात करेंगे सर। सो सबसे पहले तो वही है सवाल मेरा कि जब कोई एमएसएमई रहती है वो कहती है हम अभी हमारा घाटा हो गया, अभी हमारा बहुत नुकसान हो गया, तो वो या तो एम्प्लॉइज को निकाल देते हैं। अभी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स होती है वो तो ऐसे 10,000 को निकाल दिया, आज 5,000 को निकाल दिया, हम पेपर्स में पढ़ते हैं। तो एमएसएमई के साथ भी जैसे 60 लोग हैं, 70 लोग हैं, लेकिन उसमें से भी कभी कभी ऐसा होता है कि अभी कंपनी घाटे में जा रही है, तो वहां से वो 5-10 लोगों को ऐसे ही निकाल देते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या कहना चाहते हैं? ओके, देखो कोई भी कंपनी, जब मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं कंपनी का मीनिंग ही है ग्रुप ऑफ पीपल। सिंगल पर्सन कोई कंपनी नहीं होती। सिंगल पर्सन वो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज है। तो सिंगल एम्प्लॉयमेंट जो है वो बिजनेस है, वो कंपनी नहीं। आपने करंट अकाउंट खोल दिया इसका मतलब आपने कंपनी खोला, ऐसा नहीं है। तो कंपनी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। और जब भी ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं तो उनके लिए उनका एक इंटेंशन कॉमन होना चाहिए, तभी वो एक साथ जुड़ पाते हैं, एक साथ रह पाते हैं। अब ये जो मैन पावर है ना, आप जो बोल रहे हो मैन पावर, बहुत सही बात है, लेकिन उसमें 3 टाइप की मैन पावर है। एक होती है फ्रंट एंड, मतलब जो कस्टमर के साथ में, कस्टमर के सामने अपना फेस है उनका। दूसरी है वो जो बैक एंड है,
जो कभी कंपनी जो मतलब कस्टमर को कुछ पता ही नहीं कौन है कौन नहीं। और तीसरी जो मैन पावर है वो मोस्टली बैक एंड हो सकती है, फ्रंट एंड हो सकती है, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहती है, कंपनी के कोई भी डिसीजन में इन्वॉल्व रहती है। अभी ये डिपेंड करता है कि आप मैन पावर किस तरह रखें, क्या है। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो थोड़ी बहुत ढिलाई बैक एंड में आपने रखी एम्प्लॉय की तो कंपनी के प्रोडक्शन पे या इधर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है, सर्विस इंडस्ट्री में आपकी मैन पावर जो है वो डायरेक्ट कस्टमर के कनेक्ट में ज़्यादा होती है और वो बहुत इफेक्ट करती है अगर उन्होंने प्रॉपर सर्विस नहीं दी। जनरली सर्विस नहीं देता मतलब क्या है, वो कस्टमर के साथ में जनरली प्रॉपर बिहेव नहीं करता है। हम लोग खराब सर्विस या अच्छी सर्विस किसको बोलते हैं, जिसने सेटिस्फेक्शन दिया, जो एम्प्लॉय ने हमें सेटिस्फेक्शन दिया। अगर हम लोग होटल में जाते तो वेटर हमारे साथ किस तरह बिहेव करता है उसको हम लोग सर्विस बोलते हैं। फूड क्वालिटी डिफरेंट चीज है, लेकिन उनका बिहेवियर हो, हॉस्पिटल में हो उनका बिहेवियर हो, बैंक में हो, जो एम्प्लॉय हमारे साथ बिहेव करते हैं उसकी क्वालिटी हम लोग जज करते हैं और उससे हम लोग बोलते हैं कि सर्विस का क्वालिटी क्या है। तो जो फ्रंट एंड आपके जो जितने भी एम्प्लॉय है उनको आपको बहुत संभालने की जरूरत है। अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रो करना है तो उनको आपको बहुत संभालना है। अभी आपने जो सवाल पूछा कि फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, ये एम्प्लॉयज को कैसे रिटेन करें। अभी मेन प्रॉब्लम क्या होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आने की बहुत सारी वजह है अलग अलग। नंबर 1, अगर आपके बिजनेस मॉडल में ही कोई त्रुटि है, बिजनेस मॉडल में ही कुछ दोष है, तो धीरे धीरे आप कितना भी फाइनेंस खड़ा करो धीरे धीरे आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चले जाओगे, क्योंकि आपके जड़ में ही प्रॉब्लम, आपका बिजनेस मॉडल ही फॉल्टी है। तो पहले वो देखना पड़ेगा अगर आपका बिजनेस मॉडल फॉल्टी है क्या। अगर बिजनेस मॉडल फॉल्टी नहीं है वो ओके है, लेकिन कोई क्राइसिस आ गया, जैसा अभी कोविड आ गया, एक्सटर्नल क्राइसिस या इंटरनली भी कुछ भी फायर हो लग गया या कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से कुछ बड़ा नुकसान हो गया, तो नुकसान होने के अलग अलग चांसेस है। लेकिन अगर बिजनेस मॉडल में फॉल्ट है तो आप कितना भी अच्छे एम्प्लॉय रखो आपके पास टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि मॉडल में फॉल्ट है तो आप ग्रो नहीं कर रहे हो, हमेशा प्रॉब्लम में जा रहे हो और किसी को भी डूबती हुई जहाज में रहने की इच्छा नहीं होती, वो तो पहले भागने वाले। तो सबसे पहले तो अगर आपको एम्प्लॉय को सस्टेन करना है तो आपका बिजनेस मॉडल ग्रोथ मॉडल होना चाहिए। अगर वो ग्रोथ मॉडल नहीं, फ्लैट मॉडल में नहीं चलेगा कि मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, ग्रोथ मॉडल ही होना चाहिए तो ही आपके पास अच्छे लोग टिकेंगे। तो सबसे पहले तो आपका ग्रोथ मॉडल होना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस बीच में अचानक आते हैं तो अगर जब भी आपका समय अच्छा था वो टाइम पर अगर आपने उनके साथ में अच्छा बिहेवियर रखा है और उनको जो चाहिए वो दिया है तो बुरे वक्त में वो आपको समझते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बिजनेसेस के साथ में मैंने काम किया है। जो एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉयर उनको अपने घर के मेंबर जैसा संभालते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं उनके साथ में, वो एम्प्लॉय गलत वक्त में अपने जेब से पैसा देते हैं। आप सैलरी की बात कर रहे हो, सैलरी तो छोड़ दो, वो खुद के जेब से इन्वेस्टमेंट अगर कम पड़ रहे तो वो भी ला के देते हैं। ऐसे भी एम्प्लॉय मैंने देखे हैं, इन्वेस्टर ही बन जाते हैं कंपनी में। सो आपको संभालने के लिए उनके साथ रिलेशनशिप क्या रखते हो, और एमएसएमई को बहुत इजी है क्योंकि वो तो 1-to-1 टच में रहता है। कॉर्पोरेट में क्या है, जो डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाए, वो नीचे तक पहुंचता ही नहीं है, तो पता ही नहीं है। बॉस का बॉस भी एम्प्लॉय ही होता है, ओनर होता ही नहीं है। यहाँ पे ओनर डायरेक्ट कनेक्ट है, तो रिलेशनशिप बनाना बहुत अच्छी बात है, बन जाती है रिलेशनशिप। हाँ, ये बात है कि सबके साथ में सेम रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। रिलेशनशिप में मैंने जैसा बताया कि 3 टाइप के एम्प्लॉयज है, उसमें जो डिसीजन मेकिंग जो आपके एम्प्लॉय है उनके साथ में आपको बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना है, तो फिर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस में वो समझ लेंगे। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो आप, अभी हम लोग जनरली क्या करते हैं, कोई भी बिजनेसेस में जो भी उनका टर्नओवर होता है उसमें से कुछ फंड हम लोग उनको रिजर्व करने के लिए कंपल्सन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर फंड। सो अगर एम्प्लॉय वेलफेयर फंड आप पहले से बाजू में कर रहे हो, आप एसआईपी के माध्यम से कर सकते हो, बैंक रिकरिंग डिपॉजिट से कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं। तो उसमें अगर आप फंड रिजर्व करते हो तो ऐसे क्राइसिस में आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। किसी को अच्छा अगर आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ देना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एम्प्लॉय के घर में कुछ अगर क्राइसिस आए तो वो भी आपको हैंडल करने के लिए आनी चाहिए। अगर आप उनके क्राइसिस के लिए खड़े हो तो वो आपके क्राइसिस के लिए भी खड़ा हो जाएगा।
सो बहुत ही अच्छी तरह से समझाया सर आपने। बहुत सारे पॉइंट्स इसमें तो ऐसे हैं कि भाई जितने निकाले पॉइंट उतने कम है, मतलब एक ही क्वेश्चन के आंसर में आपने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। तो जब क्राइसिस ऐसे आते हैं बिजनेस में कुछ भी एक तरीके से, मतलब कोविड तो बहुत बड़ी बात थी, सबको अफेक्ट कर गई, उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी है, कुछ पॉजिटिव बातें भी उसकी वजह से बिजनेस में आई है। सो ये जो बिजनेस क्राइसिस होते हैं तब हम जैसा आपने बताया कि कुछ लोग होते हैं उनको हमने अच्छे से संभाल के रखा है, लेकिन जो हम अगर कहें कि मेरे पास अगर 60 एम्प्लॉइज है, हर लेवल पे लोग हैं, तो उनका मनोबल जो है, उनका विश्वास जो है वो कंपनी के प्रति बनाए रखने के लिए कंपनी ने क्या करना चाहिए? देखो अभी नैना जी आप खुद ही एचआर हो, Yes. आप तो अच्छी तरह जानते हो कि एचआर पॉलिसी का इम्पोर्टेंस क्या है। एचआर पॉलिसी का मेन बात तो ये है एचआर पॉलिसी में कि आपकी हायरार्की प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज़्यादा है, मैं तो रिकमेंड करता हूँ जनरली 5 एम्प्लॉइज के ऊपर एक लीडर होना ही चाहिए। राइट। नहीं तो क्या होता है वो सब मिस हो जाता है। अगर आप ही डायरेक्ट ओनर सब रिपोर्टिंग टू ओनर रहेंगे तो आप परेशान हो जाओगे। आप अपना काम रहेगा बाजू में, सबका रिपोर्टिंग लेते रहो और वही प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो। तो आपको प्रॉपर हायरार्की क्रिएट करनी चाहिए सबसे पहले तो, मतलब आपकी मैनेजमेंट टीम स्ट्रांग होनी चाहिए और मैनेजमेंट टीम के थ्रू आपकी पूरी टीम को हमेशा ट्रेन करते रहना चाहिए। जो भी लेवल पे जो ट्रेन करना है वो लेवल पे वो ट्रेनिंग देना जरूरी है। नहीं तो अचानक अगर क्राइसिस भी जैसे आप बता रहे हो, कुछ क्राइसिस ऐसे हैं जो पहले से पता होता है कि आने वाले, मतलब वो एक रात में नहीं आते, बहुत पहले पता होता है, 6 महीने पहले पता होता है कि ये मार्च में हम उनको स्लैब आने वाले। जैसे अभी कुछ सिंगल बिजनेस होते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस हमारे पास, बहुत सारा उनका डेटा है। कोई केस स्टडी बताइए ना सर। अभी एक एग्जांपल देता हूँ। अभी एक कंपनी है मंगलौर में, उनके वो लोग की रिंग्स बनाते हैं और जो इनहेलर वगैरह रहते हैं ना, हम लोग यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में, तो इनहेलर का जो कीचेन रहता है वो कीचेन को बनाते हैं। अब ये एक सीजनल बिजनेस है, जनरली ये बारिश के बाद से जनवरी तक इसका फुल फ्लो रहता है और जनवरी से लेके अप्रैल तक स्लैश सीजन रहता है। तो हर साल ये सीजन में क्या होता है, प्रोडक्शन आधा हो जाता है। अच्छा। अभी एम्प्लॉय तो उतने ही है और प्रोडक्शन हो गया आधा। तो ये हर साल होने वाली चीज है, ये पता है सामने वाले को, ओनर को भी पता है, लेकिन फिर भी हर साल वो इश्यू आने के बाद में फिर वो भागते रहते। अभी जब भी हमारे पास वो आए थे, हम लोग उनके साथ काम कर रहे थे, तभी हम लोगों ने पहले बताया तो सबसे पहले तो हमें रिजर्व क्रिएट करनी है 6 महीने की। क्योंकि क्या होता है, देखो बारिश होती है 4 महीना और हमको पानी तो चाहिए पूरा साल, तो हमें डैम्स और ये सब होनी ही चाहिए ना। वैसा आपके पास बारिश, पैसों की बारिश होती है 2-4 महीना जोरदार, तो उसको आपको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, रिजर्व क्रिएट करने पड़ेंगे और जब भी आपका स्लैश सीजन रहेगा वो टाइम पे आपको यूज करना है। तो ये आपने जब भी मॉडल बनाते हैं उसी टाइम पे ये क्लियर होता है कि इसमें स्लैक पीरियड कौन सा है। बहुत सारे जैसे कोचिंग क्लासेस वगैरह, ये भी सीजनल बिजनेस है। कोचिंग क्लासेस में भी एडमिशन के टाइम पे एक साथ बहुत पैसा आ जाता है। फिर ये लोग गलती क्या करते हैं, वो आ गया तो अच्छे बड़े एम्प्लॉय रहेंगे, उनकी हेवी पैकेज देंगे, रिन्यूएशन करेंगे और बाद में जब इस साल का एंड आता है फीस कलेक्ट होती नहीं, ये होता नहीं, फिर वो धीरे धीरे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और फिर पूरा गुस्सा एम्प्लॉयज के ऊपर निकलते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि पहला दिखता है भाई सैलरी जा रही है ना, वो हर महीना जा रही है, हर महीने का मीटर चालू है, तो वो इमीडिएटली कटकता है। तो इसलिए पहला गुस्सा उनके ऊपर निकलता है और वहीं पे बिजनेस का मॉडल पूरा खराब हो जाता है। क्योंकि आपके पास अच्छे एक्सपीरियंस वाले एम्प्लॉय है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो जैसे फाइनेंस के लिए हम कुछ करके तैयारी करके रखते हैं कि हमको पता है कि ये हमने ये मशीन अभी अगले साल लेनी है, उसकी कीमत लाखों में है या शायद करोड़ों में भी होगी, तो उसके लिए जैसे हम प्लानिंग करते हैं वैसे उसी तरह हमको पता होता है कि अपने बिजनेस का स्लैक पीरियड कब है, तो कितने एम्प्लॉइज लगने वाले हैं, कितने को काम नहीं भी देना पड़े, तो उसके लिए हम पहले ही हमने आपने जैसे बताया, तो ये बांध की बात जो आपने ब्रिज की बात या पुल की बात, डैम की बात जो आपने बताई ना, वो आप जरूर सब लोग नोट कर लीजिए कि ये एक डैम ऐसे बना के रखना चाहिए कि जब हमारा स्लैक पीरियड बिजनेस कोई भी हो,
कुछ ना कभी वो स्लैक पीरियड साल में एक बार तो आता है, तो उसके लिए हमने पहले ही तैयारी करके रखनी चाहिए कि जिससे वो होता है कि जैसे सैलरीज हम देते हैं तो पर्क्स और सैलरी जैसे परक्विजिट्स रहते हैं या फिर सैलरी का कभी कुछ लोग फिक्स एंड वेरिएबल सैलरीज देते हैं, तो इस तरह से कुछ उसका डिपार्टमेंटलाइजेशन ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या सैलरी का? देखो फाइनेंस के एंगल से अगर देखेंगे ना तो सबसे पहले जब भी आपका बिजनेस प्लान बनता है तो हर चीज के लिए बजट सेक्शन होना चाहिए जी। तो जब भी हम लोग बजटिंग करते हैं डिपार्टमेंट वाइज बजटिंग होता है, मतलब आप सेल्स मार्केटिंग के ऊपर कितना बजट रखने वाले हो, कितना खर्चा करने वाले हो, आप एडमिन के ऊपर कितना खर्चा करने वाले हो, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा तो उसको मैनेज करने के लिए कितना है, आपका प्रोडक्शन में क्या खर्चा होने वाला है, हर चीज का आपको बजट पता होना चाहिए। एक बार आपने बजट फाइनलाइज कर दिया उसके बाद बजट होने के बाद में फिर आप उसको ब्रेकअप दे सकते हो कि ये बजट किस तरह खर्चा करना। फॉर एग्जाम्पल समझो आपके पास 10 एम्प्लॉय है और आपने बजट बना दिया कि एम्प्लॉयज के ऊपर हर साल मेरा 20 लाख रुपया खर्चा होने वाला है। अब ये 20 लाख रुपया वो 10 एम्प्लॉय पे खर्चा होने वाला है, यानी हर एम्प्लॉय के पीछे आपका 2 लाख रुपया जाना वाला है एवरेज, राइट। अभी आपको देखना है ये 2 लाख रुपया उस तक कैसा बचेगा, फिर उसका ब्रेकअप आप सैलरी, इंसेंटिव, बोनस, रिइंबर्समेंट ऑफ अलग-अलग चीजें हैं, वो सब में आप दे सकते हो। लेकिन उसमें सबसे पहले आपका 20 लाख का बजट फिक्स होना बहुत जरूरी है। एक बार आपने 20 लाख का बजट क्लियर कर लिया और वो 20 लाख कहाँ से आएंगे वो आपके पास अगर क्लियर पिक्चर है तो फिर आप डिस्टर्ब होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आएगा वो बजट के अंदर ही आपको सॉल्व करना है, बजट के बाहर जाने का सवाल ही नहीं होता। फिर एम्प्लॉय के मतलब आपके दिमाग में है कि मुझे इस एम्प्लॉय पे 2 लाख रुपया खर्चा करना ही है, अभी तो मैंने 1 लाख ही किया है, अगर उसने 50,000 एडवांस भी मांग लिया तो कोई आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपने तो पहले दिमाग में रखा हुआ है ना कि इसके ऊपर मुझे 2 लाख देना ही, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि पैसा जब जेब में नहीं होता है और उस टाइम पे कोई भी मांगने आता है ना तो फिर हमको बहुत प्रॉब्लम दिखती है, फिर उसमें यार एक ऐसा काम ही नहीं है, यही नहीं, वो नहीं, हम लोग भूल जाते हैं पहले उसने क्या परफॉर्मेंस दी, ये प्रॉब्लम। ऐसे भी कभी करते हैं जहाँ पर मैं एचआर की कंसल्टेंसी देती हूँ तो वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सैलरी में से जैसे सीटीसी हम बनाते हैं, कॉस्ट टू कंपनी का जो हम टेबल बनाते हैं, तो उसमें कुछ एक अमाउंट रहती है तो वो हम वेरिएबल के तौर पे या फिर डिपॉजिट के तौर पे अलग रखते हैं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इंसेंटिव जैसे हम परफॉर्मेंस इंसेंटिव देते हैं तो उस तरह से उन्होंने वो अमाउंट बाजू में रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं होए कि सपोज कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो एटलीस्ट सैलरी तो चल रही है, वो तो रुक नहीं रही है। और जो ये परफॉर्मेंस बोनस है जैसा आपने कहा कि कभी अपना अच्छा पीरियड होता है, अच्छा जो होता है तभी हम उसका पे आउट होना चाहिए, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और अब क्या टिप्स देना चाहते हो एमएसएमईज को, और ये भी बताया कि एचआर ने और क्या करना चाहिए, मतलब एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से और क्या होना चाहिए कि बिजनेस स्ट्रेटेजी में योगदान क्या होना चाहिए? देखो अभी बिजनेस में फाइनेंशियल एंगल से मैं जब देखता हूँ तो हर चीज को मैं एसेट लायबिलिटी की तरफ से देखता हूँ। तो मैन पावर भी एक एसेट और लायबिलिटी दोनों है। अभी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा मेरे लिए एसेट है और कौन सा मेरे लिए लायबिलिटी है। एक बार आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लंबे रेस का घोड़ा है मेरे साथ जो आपका एसेट है, तो एसेट को मेंटेन करने के लिए हमें खर्चा तो करना पड़ता है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है और ऐसे उसको देखा नजरअंदाज कर दिया तो कोई ना कोई उसको हड़प लेगा, वैसे ही आपका अच्छा एम्प्लॉय कोई ना कोई आके उठा लेगा आपसे, तो उसको आपको मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर भी कुछ खर्चा करना पड़ेगा, उसको कुछ रखना पड़ेगा जितना हो सके। मैं तो ये कहता हूँ जो आपका ऐसा जो की एम्प्लॉय है वो आपका फैमिली मेंबर ही होना चाहिए, मतलब उसको फैमिली पिकनिक में इन्वॉल्व करो, आपके फैमिली फंक्शन में इन्वॉल्व करो, मतलब वो आपकी फैमिली के साथ में जितना अटैच रहेगा ना उतना वो उसका लॉयल्टी आपके साथ बढ़ेगा। पहली बात तो एकदम मशीन जैसा वर्क मत करो उसके साथ कि मैं आप 9 to 6 आ जाओ और उसका सैलरी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं। एक फैमिली मेंबर जैसा उसके साथ व्यवहार होना चाहिए अगर एसेट है तो। लायबिलिटी है तो जल्दी से जल्दी कुछ इस तरह स्ट्रेटेजी वर्क होनी चाहिए कि वो उसको लगना चाहिए कि मुझे यहाँ मजा नहीं आ रहा मैं जा रहा हूँ, तो वो आपको थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है ये चीज कि कौन से एम्प्लॉय लायबिलिटीज बन रही है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो परफॉर्मेंस देते ही नहीं है
उनको अपना कर्तव्य नहीं पता होता है, अपना हक पता होता है। हक के लिए हमेशा वो झगड़ा करने के लिए आएंगे, लेकिन उनकी ड्यूटी का टाइम आएगा तो फिर वो भागते रहते हैं। तो ऐसे लोग हैं, उनको आपको स्किलफुली धीरे धीरे अपने एंड से बाजू करना है। और जो एसेट है वो एसेट को आपको संभाल के रखना है। जितना आप एसेट के ऊपर इन्वेस्ट करोगे उतना आपको ज़्यादा अमाउंट आएगा बिजनेस में। और स्पेसिफिकली सर्विस इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री में एम्प्लॉय ही आपका एसेट है। जैसा मैन्युफैक्चरिंग में मशीन आपके एसेट्स है ना, तो सर्विस इंडस्ट्री में आपके एम्प्लॉय आपके एसेट्स हैं, उनको आपको लॉन्ग टर्म टिका के रखना पड़ेगा। सो जैसे एचआर में हम कहते हैं कि क्या है केपीआईज, तो की रिजल्ट एरिया और केपीआईज के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो उसके रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स हम बनाए रखें तो ये भी बातें सामने आती है। हमेशा जो कहा जाता है ना, जो लोग अच्छे काम करते हैं तो वो छोटी छोटी बातों में अगर कुछ गलत कर भी दे तो थोड़ा नजरअंदाज करना जरूरी होता है। लेकिन होता ये है कि फिर वो डिस्क्रिमिनेशन दिख जाता है कि भाई इसके लिए अच्छा है, मेरे लिए नहीं। तो एक हेल्थी कंपटीशन के लिए हमने कुछ काम करने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जैसा कि ये चैनल का नाम ही है नर्चर एंड कल्चर, तो एक कल्चर ही ऐसा ढाल देना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ एम्प्लॉयज की हम पूरी हम उनकी देखभाल करते हैं। अब जो एमएसएमईज है, मैं एमएसएमईज के साथ काम करती हूँ, अप्रोक्सीमेटली 274 से ऊपर एमएसएमई के साथ में काम कर चुकी हूँ। तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मेरे पास है। अभी फिलहाल जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहाँ के जो ओनर है उनकी भी वो अभी सेकेंड जनरेशन में काम कर रहे हैं, तो उनके यहाँ भी सर्विसिंग के लोग ज्यादा है। वो क्या कहते हैं, मुझे एक बार बताया उन्होंने, मैंने कहा आप ये सब क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा मैम आपने तो सुना होगा चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो उनके जितने भी एम्प्लॉयज हैं बहुत ही मतलब उनके सर्विस इंडस्ट्री होने की वजह से उनके लेबर ज्यादा है, तो जितने भी उनके पास लेबर है ना उनके सबके बच्चों की स्कॉलरशिप निकलती है हर साल। मतलब वो बच्चा अगर 40 से 50% में आ गया किसी भी स्टैंडर्ड का हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक या 12th स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन तक भी, तो उसको एक अमाउंट दी जाती है। 50 से 70 के ग्रेड में आया तो उसको एक अमाउंट दी जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसमें बहुत सारा पैसा नहीं लगता है, लेकिन देखा जाए तो वो जैसा आप कह रहे हैं ना वो वहाँ की लेवल तक जुड़ जाते हैं उनके साथ। तो ये छोटा सा मूव है जो आपको काम करेगा। चलो ऐसा भी कर सकते हैं कि जिनके 10th में बच्चे हैं उनको कुछ एक स्कॉलरशिप दे दिया या फिर गिफ्ट दे दिया। बड़ी बड़ी कंपनियां तो ये करती ही है। और दूसरा एक मैंने किया था मेरे क्लाइंट के यहाँ कि उनके टीम में बनती नहीं थी, तो मैडम इसका क्या इलाज है। तो हमने ऐसा किया था कि एक तो उनको एक दूसरे को थैंक यू स्लिप का एक हमने ट्रेंड शुरू किया था, आपको लास्ट टाइम बताया होगा। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं। दूसरा उनके फैमिली मेंबर्स को अप्रिशिएट करना कि जैसे हमने बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड दे दिया सपोज उसको, तो वो तो उसको मिला ना। तो अगर आपके यहाँ कोई अच्छा काम करता है तो आप पूरे साल भर में एक या दो ऐसे कोई मेंबर्स देखो कि उनके घर में आप बताएं कि आपका बेटा हमारे यहाँ काम करता है और आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच। तो ये कितनी ऐसी बात है ना कि वो जो जिसका पैसे में उसका वैल्यू नहीं होता है सर, लेकिन वो जुड़ जाते हैं अपने साथ। तो ऐसी सारी बातें हैं जो फाइनेंस के परे है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि साइकोलॉजिकली कनेक्ट हो जाइए। तो इस तरह से ऐसा तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, फाइनेंस इज आल्सो अ साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट। इसका डेटा मैथमेटिकली मेंटेन होता है। वापस बताइए सर। तो फाइनेंस एक साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है, इसका डेटा मैथमेटिकली मेंटेन होता है। अच्छा। क्योंकि फाइनेंस में क्या है, हम इमोशनल हो जाते हैं हर चीज में। और आप वो पैसे को जो लेबल लगा रहे हो ना, जो नाम ले रहे हो, आप उसको प्रॉफिट बोल रहे हो तो आपका साइकोलॉजी अलग होगा। आप उसको रेम्यूनरेशन बोल रहे हो, आपका साइकोलॉजी अलग होगा। आप उसको सैलरी बोलेगा अलग होगा। इंसेंटिव, बोनस, जो भी आप लेबल लगा रहे हो ना, आपकी साइकोलॉजी अकॉर्डिंगली काम करती है। ये बहुत ही तो पैसा देने के टाइम और लेने के टाइम में आप लेबल क्या लगा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सर ने बताई है, मैंने तो नोट कर लिया अभी। यस, ये मैं जरूर यूज करूंगी। मैं जहाँ काम करूंगी वहाँ पर आप लोग भी जरूर बहुत सारे टिप्स आप नोट डाउन कर लिए होंगे। सो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो में आए और हमारे एमएसएमईज को बहुत सारी अच्छी टिप्स दी। और जुड़े रहिए सर हमारे प्लीज साथ, और हमको भी ऐसी बातें बता के रखें। तो थैंक यू वेरी मच सारे एमएसएमईज को और जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं।
आप जरूर सब्सक्राइब करिए इस वीडियो चैनल को। बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स आने वाले हैं, आगे पॉडकास्ट करने वाले हैं हम। और सब्सक्राइब भी कीजिए, आपके बिजनेस में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी आप फॉरवर्ड कीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ जिसका नाम है MSME एम्प्लॉय नर्चर एंड कल्चर। थैंक यू सो मच। नैना नाइक हियर फ्रॉम नया लक्ष्य HR मैनेजमेंट। धन्यवाद।